डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मराठा पढ़ रहे थे और आज मराठा का अंतिम क्लास है। मराठों का जितना चीज था कि मराठों का उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे उसके, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद शिवाजी का उदय कैसे हुआ, कैसे वो एक वृहद मराठा साम्राज्य बनाने में सफल हुए, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, उस समय मराठा साम्राज्य कैसे थोड़ा विपन्न हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि शिवाजी ने प्रशासन के क्षेत्र में क्या काम किए, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। फिर पेशवाओं का पूरा एक विस्तृत काल देखा, 8 पेशवाओं को हम लोगों ने देखा, पढ़ा। और अंत में होता ये है कि एक टॉपिक बचा हुआ जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो टॉपिक है कि मराठा साम्राज्य का पतन क्यों कर हुआ, ये कैसे हुआ। इसको पढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे, और टॉपिक्स की शुरुआत करने से पहले एक चीज बता दें आपको कि कोई भी साम्राज्य हो, उसका उत्थान और पतन एक नियम है। कोई भी साम्राज्य चिरस्थायी नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। जब से दुनिया बनी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अध्ययन का विषय ये इसलिए बन जाता है कि हर साम्राज्य के पतन होने के कारण अलग अलग होते हैं, एक ही कारण नहीं होता है। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण हम लोग पढ़े, अलग था। दिल्ली सल्तनत का पतन का कारण पढ़े हम लोग, अलग था वो। मौर्य साम्राज्य के पतन की परिस्थितियां अलग थी। तो ठीक उसी प्रकार से मराठों के पतन के कारण भी अलग है। अगर मराठों के पतन पर हम लोग दृष्टि डालते हैं तो पाते ये हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, का पतन जब हुआ तो इस पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। और ये जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनमें कौन कौन था, तो जैसे बंगाल था, महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं। अवध था, हैदराबाद, मैसूर, और मराठी। और इसी के साथ इस काल में विदेशी शक्तियां भी महत्वाकांक्षी हो गई थी। और ये जितनी शक्तियां थी, इन शक्तियों में श्रेष्ठ था जो, वो मराठे थे। मराठे क्यों थे? क्योंकि इनका गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड ये सब पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था, इतने बड़े क्षेत्र। और इसके अतिरिक्त राजस्थान, अवध, हैदराबाद और बंगाल,
इससे वो चौथ वसूल करते थे। परंतु अंग्रेजों का सशक्त सामना करने में असफल रहे। अब कैसे असफल रहे? तो इसको ऐसे देखिए कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उसमें ये प्रभावशाली नहीं रहे। जो द्वितीय युद्ध हुआ, उसमें ये पराजित हुए, और जो तृतीय युद्ध हुआ, इसमें इनका अंत हो गया। तो मराठों के पतन के कारणों को अगर देखा जाए कि व्हाट वाज द काउज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा एम्पायर, तो उसका इंट्रोडक्शन कुछ इस ढंग से समझ सकते हैं आप कि इसकी जो प्रक्रिया शुरू होती है मराठों की, वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होती है। औरंगजेब का जब 1707 ईस्वी में देहांत हुआ, तो उसके बाद मुगल साम्राज्य का वैभव दिन प्रतिदिन खत्म होता चला गया। और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपने क्या देखा, तो उसके अवशेषों पर, उसके ध्वंसावशेषों पर अनेक क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक, लगभग 150 वर्षों तक, 1707 से लेकर 1858 तक मुगल साम्राज्य अस्तित्व में रहा, लेकिन शक्तिहीन स्थिति, सिर्फ दिल्ली तक केंद्रित हो गया। अंत में तो लाल किले के अंदर तक सीमित हो गया। दिल्ली पर भी अंग्रेजों ने 1803 में कब्जा कर लिया था। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी मुगलों की। तो क्या संपूर्ण भारतीय साम्राज्य कहां गया, किसके हाथों में गया? तो मुगलों के ध्वंसावशेष पर अनेक राज्यों का उदय हुआ। उन राज्यों में कौन कौन था? तो बंगाल था, अवध था, हैदराबाद, मैसूर, मराठे, ये तो बड़े बड़े थे। अनेक छोटे छोटे देसी रियासतें भी थी जिनका कोई काउंट, कोई गिनती नहीं था। मतलब इनके समक्ष में गिनती तो था, मैंने इनके तुलना में वो बहुत श्रेष्ठ नहीं थे। श्रेष्ठ रियासतें थी जिनकी गिनती थी, जो प्रभावशाली थे, जिनसे ये आशा की जाती थी कि ये एक राजनीतिक एकता देश को दे सकते थे, मुगलों का स्थान ले सकते थे। तो उनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठे महत्वपूर्ण थे। अब देखिए, ये जितनी शक्तियां थी, इसमें बंगाल का तो उद्देश्य ही नहीं था कि हम भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करें, वो सिर्फ बंगाल तक अपने आप को सीमित रखे हुए था। उसके बाद अवध का भी ये विचार नहीं था कि हम संपूर्ण भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, यानी अवध के नवाब के बारे में बात की जा रही है। हैदराबाद का जो नवाब था, उसका भी विचारधारा नहीं था कि हम संपूर्ण भारत में अपने शासन को विस्तारित करें। इन शक्तियों में दो शक्तियां थीं जिनका विचार था कि हम भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करें। उसमें एक शक्ति मैसूर की थी और दूसरी शक्ति मराठों की थी। अब मैसूर का और मराठे का दोनों एक ही समय में, यानी आप गौर से देखिएगा तो 1750 के बाद से मैसूर रियासत क्या था? वहां हिंदू शासक वाडियार था, चिक्का कृष्णराज, लेकिन शासन करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसके एक सेनापति हैदर अली ने गबन कर लिया राज्य को, और वही वास्तविक शासक बन गया। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हैदर अली, टीपू सुल्तान के द्वारा यह कोशिश की गई कि हम भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करें, लेकिन अंततः
टीपू सुल्तान इसमें असफल हो जाता है और 1799 में उसकी मृत्यु के साथ ही ये सपना भी तिरोहित हो जाता है। तब एकमात्र शक्ति बची थी मराठे, जो भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर सकते थे। यानी अगर मुगलों का कोई स्थान लेता तो इन सारी शक्तियों में एक ही शक्ति थी, वो मराठों की। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से नहीं लिया। ऐतिहासिक रूप से यह कहना गलत है। अंग्रेजों ने सत्ता जो लिया वो मराठों से लिया, क्योंकि मराठे से ही आशा थी कि वो भारत को एक राजनीतिक सूत्र प्रदान करते और पेशवा के अधीन जो मराठा शक्ति विस्तृत हो रही थी और शाहू जो मराठा छत्रपति थे उस समय का, उसे जिस तरीके से बाजीराव प्रथम ने वार्तालाप के माध्यम से एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का एक सपना संजोया था, और फिर उसकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव ने जिस प्रकार से अपने पिता के अधूरे कार्यों को करना प्रारंभ किया, उससे यह कहा जा सकता है कि मराठों ने घोषणा की थी कि हम भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से मराठे से ये थी। इसी समय विदेशी शक्तियां भी सक्रिय थी, और जो विदेशी शक्तियां सक्रिय थी इसके बारे में पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं। उसमें बची थी कौन? तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी। अब ऐसे में प्रश्न यह है कि सभी में मराठे श्रेष्ठ कैसे थे? विदेशी कंपनियां में जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज श्रेष्ठ हो गए थे। ठीक है, वो कैसे भाई? तो फ्रांसीसियों को उन्होंने पराजित कर दिया वांडीवाश के युद्ध में, और डचों को पराजित कर दिया वेदरा के युद्ध में, इसलिए वो श्रेष्ठ हो गए। ये दोनों घटनाएं, वेदरा का युद्ध 1759 में हुई थी और वांडीवाश का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। तो 1760 के बाद ये तय हो गया था कि विदेशी शक्तियां में एकमात्र एक छत्र किसी का राज है, तो किसका है? अंग्रेजों का। तो उसी तरीके से भारतीय शक्तियों में एक छत्र राज किसका है? मराठों का। ये कैसे कहेंगे आप? तो उसके लिए हमने बताया कि देखिए, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड एक बहुत बड़ा इलाका है। ये सभी के सभी इलाकों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था मराठों का। किसके समय में तक आते आते? तो बाजीराव प्रथम के समय तक आते आते, बालाजी बाजीराव के समय तक आते आते। ये सब तो इन पेशवाओं का काल आपको याद है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते समय ये दिमाग में आपके रहना चाहिए, तब मजा आएगा। और यही नहीं बल्कि ये तो प्रत्यक्ष नियंत्रण में था ही उनके, राजस्थान से, अवध से, हैदराबाद से, बंगाल से वो चौथ वसूल करते थे। इसका मतलब क्या था कि ये सारी रियासतें जो थी इनमें सक्षमता नहीं थी भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का। तो भारत के एक बड़े क्षेत्र पर उस समय, जिस समय बाजीराव प्रथम का काल था या बालाजी बाजीराव प्रथम का काल था, ये कह लीजिए पानीपत के प्रथम युद्ध के पहले का काल था। सॉरी, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 से पहले का जो पीरियड था, तो मराठों से आशा की जा सकती थी। लेकिन मराठा एक शक्ति के रूप में थे, परंतु अंग्रेजों से उनका जब युद्ध हुआ तो ये शक्ति दिखाई नहीं पड़ी। एकदम ताश के पत्ते की तरह वो धराशायी हो गए, कोई मुकाबला नहीं हुआ। कैसे हम कह सकते हैं ये? तो अंग्रेजों के साथ मराठों ने 3 लड़ाइयां लड़ी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब से कब तक हुआ था? बोलिए मुन्ना भाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का पीरियड बोला जाए तो 1775 ईस्वी से लेकर 1782 ईस्वी, कल ही पढ़ा है आपको। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का पीरियड बोला जाए तो 1802 से लेकर के 5 तक मानिए, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का पीरियड बोला जाए तो 1817 से लेकर के 18 या 19 तक मानिए। तो ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध जो होते हैं, इसमें क्या हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे प्रभावशाली नहीं रहे। यहां प्रभावशीलता का अर्थ होता कि इस युद्ध में अंग्रेजों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके भारत से बाहर कर देते, तब तो अंग्रेजों का अस्तित्व रहा उस युद्ध के बाद। ठीक है, हारे, सालबाई की संधि हुई, मराठों को जीते गए क्षेत्र कुछ वापस मिल गए, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन अंग्रेज तो भारत से नहीं गए, उनका अस्तित्व तो बना रहा है यहाँ बहुत सारे क्षेत्रों में। इसलिए कहा जाएगा कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो प्रभावशाली नहीं रहा। और दूसरा जो हुआ 1803 से 5 के बीच में, उसमें तो ये पराजित हो गए। कौन? मराठे। और 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में तो इनका अंत हो गया, समाप्त हो गई। तो जो सपना पाले हुए थे मराठों से कि मराठा देश को राजनीतिक एकता प्रदान करेंगे और विदेशी शक्तियों से मुक्त होंगे, तो ये तो युद्धों के माध्यम से प्रमाणित होता है। तो युद्ध जब हुआ तो उसमें मराठे सशक्त साबित नहीं हुए, अंग्रेज सशक्त साबित हुए। इतिहास ये बताता है। तो अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर काउज क्या था, मराठे क्यों जो है वो नहीं जीत पाए। तो बारी बारी से उन काउजों पर हम लोग अध्ययन करेंगे, उन कारणों को देखेंगे, तो पता चलेगा कि साहब ये कारण था जिसकी वजह से मराठे हारे। और वर्तमान में ये सब कारण नहीं होना चाहिए, ताकि हम अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी किसी विदेशी शक्ति के शिकार ना हो। इतिहास का ये लाभ उठाना चाहिए और समझना चाहिए। तो उसमें पहला जो कारण है वह है मराठों की आंतरिक दुर्बलता। मराठों की आंतरिक दुर्बलता। अब देखिए छात्रों, मराठे आंतरिक रूप से दुर्बल कैसे हुए? तो ये एक सामान्य सा नियम है कि व्यक्ति शक्तिशाली कैसे होता है। ठीक है, तो अगर फिजियोलॉजी के हिसाब से, शरीर क्रिया विज्ञान से के हिसाब से अगर देखें तो व्यक्ति शक्तिशाली होता है कि शरीर के जितने अंग हैं वो सही ढंग से काम करें। तो शरीर के सभी अंगों के सही ढंग से काम करने का मतलब क्या हुआ कि जिस अंग का जो काम है वही करे, वो समय पर करे, तो शरीर शक्तिशाली हो जाता है। इसी ढंग से समाज में भी ये नियम लागू होता है, इसी तरीके से राजनीति में भी ये नियम लागू होता है। तो जो मराठा साम्राज्य था वो एक राजनीतिक संरचना थी ना, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स था। अब देखिए, इस राजनीतिक संरचना को आपको समझना होगा कि मराठा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो हम मराठा साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें दो तरीके के परिदृश्य दिखाई पड़ते हैं। एक मराठा साम्राज्य वो था जिसकी स्थापना शिवाजी ने किया था, और एक मराठा साम्राज्य वो था जिसको सुदृढ़ पेशवाओं ने किया। शिवाजी के समय का मराठा साम्राज्य अलग था, पेशवाओं के समय का मराठा साम्राज्य अलग था। शिवाजी के समय में शिवाजी ने सारे मराठा सरदारों को पराजित करके अपने शक्ति का डंका बजवाया था, और फिर बहुत सारे मराठा सरदार ने स्वेच्छा से और बहुत सारे शक्ति के बल पर शिवाजी के नेतृत्व को स्वीकार किया था। इसलिए वहां की राजनीतिक एकता उस समय की शिवाजी के शक्ति पर, चातुर पर, संगठन के योग्यता पर निर्भर था। लेकिन द्वितीय जो चरण है पेशवाओं का, तो पेशवाओं के चरण में छत्रपति निष्क्रिय हो गए। बाद में चल के तो छत्रपति ने पूरा त्याग ही कर दिया, और असल शासक वर्ग छत्रपति नहीं रह के कौन बन गए? पेशवा। तो पेशवा में आरंभ में जो पेशवा थे, जैसे बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, उसके बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम 1720 से 40, तो यहां तक राजनीतिक शक्ति पेशवा के हाथ में पूर्ण रूप से एकीकृत रहती है। लेकिन गड़बड़ी कहां से हुई? इस मराठा साम्राज्य के फिजियोलॉजी में शक्ति बिखरने कहां से लगी, शक्ति टूटने कहां से लगी? तो शक्ति जो टूटने लगी वो जरा देखिए, तो आपको बालाजी बाजीराव के समय से, बालाजी बाजीराव के समय से,
कैसे? तो इस समय तक मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हो चुका था और पूना से संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अच्छा, ये विस्तार बाजीराव प्रथम या बालाजी बाजीराव ने अपने पराक्रम के बल पर नहीं किया था, बल्कि इस विस्तार में बहुत सारे मराठा सरदारों का जो है काफी योगदान था। इसलिए व्यवहारिक रूप से बालाजी बाजीराव के समय में 4 मराठा सरदारों का उदय हो गया ऑटोमेटिकली। कैसे? कि इनके नेतृत्व में कुछ क्षेत्र बालाजी बाजीराव ने दे दिया कि आप इस क्षेत्र का प्रशासन पूरी तरीके से देखिए। शिवाजी ने भी 4 भाग में बांटा था, लेकिन उन 4 भागों का विभाजन में पूरा का पूरा शिवाजी जो सिरेसदार होते थे यानी गवर्नर होते थे उनको अपने नियंत्रण में रखते थे। यहां बालाजी विश्वनाथ ने जो बनाया 4 महत्वपूर्ण मराठा सरदारों को जो प्रमोट किया, वो प्रांतपति के तरह भूमिका में नहीं थे। वो अपने क्षेत्र के स्वतंत्र एक शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभरने लगे। जैसे इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा की सब याद करते हुए चलिए, गायकवाड़। नागपुर के कौन? भोंसले। और ग्वालियर के सिंधिया। ठीक है। तो देखिए बालाजी बाजीराव के समय तक ये अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन नियंत्रण में थे। ऐसा नहीं था कि अनियंत्रित थे। ये पेशवा का बात मानते थे, पेशवा का आदेश मानते थे, लेकिन जब पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद अगला पेशवा आया तो उसके समय में थोड़ा ज्यादा स्वच्छंदी हुआ। लेकिन उसके बाद माधवराव नारायण राव के समय का पीरियड क्या था कि ये पूरी तरीके से अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में ट्रीट करने लगे। वैसे होलकर फैमिली में अहिल्याबाई पैदा हुई। अहिल्याबाई जिसने आपके गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अहिल्याबाई महिला होने के बावजूद भी बहुत अच्छी शासिका साबित हुई। फ्रांसीसियों से उसने अपने सेना का जो है प्रशिक्षण करवाया और बहुत सफलतापूर्वक शासन किया। इसी तरीके से जो सिंधिया थे उन्होंने जो है फ्रांसीसी सेनापतियों से जो है अपने सेना को प्रशिक्षित करवाया। दूसरे जगहों से राजपूतों और मुसलमानों को बुला करके अपने सेना में भर्ती कराया। अब इन लोगों का उद्देश्य क्या होने लगा कि हम पूना पर कैसे नियंत्रण रखें, अब पेशवा हमारे पॉकेट का आदमी हो जाए। तो इस तरीके से जिसका जो काम था वो काम नहीं कर करके पूरी सत्ता को अपने ऊपर केंद्रित करने लगा। अब इसमें भी मामला क्या हुआ कि जैसे महाजी सिंधिया थे, तुकोजी होलकर थे, तो ये सब में काफी योग्यता थी। नाना फडणवीस थे, ये सब काफी बुद्धिमान थे। लेकिन 1794-95 के बाद धीरे धीरे इन सब की मृत्यु होने लगी और 1800 ईस्वी तक आते आते नाना फडणवीस की जो मृत्यु हुई तो सारी बुद्धिमत्ता मराठों की खत्म हो गई। और जो बाद के इन वंशों के शासक हुए चारों के, वो योग्य नहीं थे और उन्होंने मराठों के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से जो मराठा का आंतरिक दुर्बलता था उसने मराठों को जो है पतनशील बनाया। अंग्रेजों ने पतनशील नहीं बनाया, बल्कि उनका अपना अंतर्द्वंद जो था, जो विभिन्न सरदारों का जो अंतर्द्वंद था, उसके वजह से वो निर्बल बने। क्लियर? बिखर गए। अब देखिए दूसरा है राजनीतिक दक्षता की कमी।
राजनीतिक दक्षता की कमी, यानी लैक ऑफ पॉलिटिकल एफिशिएंसी। पॉलिटिकल एफिशिएंसी का यहां पर तात्पर्य क्या है कि आपके पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप काम कीजिए, यही एफिशिएंसी कहलाता है। आपके पास एफिशिएंसी है कि आप अपने घर से चल करके यहां करके पढ़ सकते हैं, आपका शरीर इस रूप में सक्षम है, अगर आप ये करते हैं तो आपकी पढ़ाई होगी। अगर आप आलस में रह जाते हैं या अज्ञानता में नहीं आते हैं तो फिर आप गलत करते हैं, आप परीक्षा नहीं निकाल पाइएगा, है ना। एकदम सिंपल सा मैथमेटिकल थ्योरीज है ये। तो उसी तरीके से वो जो उस समय यानी 18वीं शताब्दी में देश की परिस्थितियां थी, क्या थी कि केंद्रीय सत्ता इस देश का मुगल था और मुगल जीर्ण शीर्ण हो गया था। यहां तक कि अंग्रेज मुगलों को, मुगल बादशाह को अपने कब्जे में ले चुके थे, सीमित कर दिया, और इतना निशक्त हो गया था कि 1772 में माधव राव ने मुगल बादशाह को अंग्रेजों से छीन करके फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो यहां पर शक्तिशाली कौन हुआ? मराठा हुआ था कि उसने अंग्रेजों से छीन लिया। इसका मतलब कि अंग्रेज उस समय तक 1772 तक निशक्त थे, सक्रिय नहीं थे, और मुगल बादशाह जो था उसको लाके बैठाया। इसका मतलब शक्तिशाली कौन था? मुगल तो शक्तिशाली नहीं थे। तो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की मांग ये थी कि मराठों को मुगलों को नहीं बैठाना चाहिए था गद्दी पर, बल्कि खुद दिल्ली पर कब्जा कर लेना चाहिए था। अगर 1772 में ये काम मराठे कर लेते तो फिर मराठों को आगे चल करके युद्ध में, तीनों युद्धों में पराजित या अंत नहीं का सामना करना पड़ा। तो इस पॉलिटिकल अनिवार्यता को, राजनीतिक अनिवार्यता को, या इस पॉलिटिकल एफिशिएंसी का प्रयोग मराठों ने नहीं किया, इसलिए उनका पतन हुआ। तो आप भी अपने सामर्थ्य का अगर प्रयोग नहीं कीजिएगा दिवाकर भाई, तो आपका भी पतन हो जाएगा। इसलिए जो समय है, समय के अनुरूप अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना, यह बुद्धिमानी कहलाती है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास समर्थ है पढ़ाने का, अगर हम ठीक से पढ़ाएंगे तभी हम सफल होंगे। अगर हम इसमें अपने पूरे मनोभाव से नहीं पढ़ाएंगे, जहां पर जिस समय जो काम करना है नहीं करेंगे, तो फिर हमारी विफलता शुरू हो जाएगी। संक्षेप में ये टॉपिक हमें ये लेसन देता है कि हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का, अपने एफिशिएंसी का प्रयोग करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो उस व्यक्ति का, या उस व्यवस्था का, या उस देश का पतन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए साहब, अगला कॉज क्या है कि अयोग्य नेतृत्व। अयोग्य नेतृत्व, देखिए मराठों में जहां तक नेतृत्व की बात है, तो नेतृत्व योग्य है या अयोग्य है, इसकी पहचान कैसे होगी? तो उसके कार्य के आधार पर। तो अब कार्यों को देखिए, तो बालाजी विश्वनाथ थे, उनको आप योग्य कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मराठों की स्थिति थी उस समय, जो शाहू जिस प्रकार से विपन्न स्थिति में चला आया था, और मराठों के आपसी झगड़े हो रहे थे ताराबाई और शाहू के बीच में, तो बालाजी विश्वनाथ ने उसको कंट्रोल किया और मराठा के को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो कहेंगे बालाजी विश्वनाथ योग्य थे। उसके बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम जितना क्षेत्र दे करके गए थे उसमें वृद्धि की और शामिल किया, तो कह सकते हैं योग। उसके बाद बालाजी बाजीराव पूर्व के साम्राज्य में और वृद्धि की, तो कहेंगे योग है।
लेकिन जब पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई और उसके बाद माधवराव के बाद माधवराव को अंतिम योग पेशवा माना जाता है। उसके बाद के दोनों पेशवा यानी माधवराव नारायण राव और बाजीराव द्वितीय, इन दोनों में कोई योग्यता नहीं, बल्कि अपने हित के लिए ये लोग अंग्रेजों के खुद पिछलग्गू बने रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो मराठे सरदार थे, तो मराठे सरदारों का एक समय था कि उनमें प्रभावशीलता थी, योग्यता थी, जैसे महादजी सिंधिया में, जैसे तुकोजी होलकर में, जैसे अहिल्याबाई में। लेकिन बाद के सरदारों में जो थी वो योग्यता नहीं थी। जैसे दौलतराव सिंधिया में वही अपने पिता तो उसका खैर नहीं था, दत्तक पुत्र था, मैंने गोद लिया हुआ, तो पूर्व के शासक के समान जो था वो योग नहीं था। उसी तरह से होलकर का जो वंशज था वो भी योग नहीं निकला। इंदौर की महारानी के बाद जो लोग आए वो योग नहीं रहे। यहां तक कि नाना फडणवीस जो काफी योग माने जाते थे, अंत में उन पर भी इल्जाम लग गया कि शुरू में तो उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचा लिया, लेकिन अंत में वो अपना एक छत्र, एक प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। और इतना पेशवा माधवराव नारायण राव को परेशान किया कि माधवराव नारायण ने सुसाइड कर लिया नाना फडणवीस की वजह से। इस तरीके से अयोग्य सरदारों, अयोग्य पेशवाओं का दौर जब शुरू हुआ तो इसने मराठा साम्राज्य में कंट्रीब्यूशंस किया उसके डिक्लाइन के। और इसकी तुलना में अगर आप देख लीजिए अंग्रेजों को, तो वारेन हेस्टिंग जैसा योग्य व्यक्ति उसके पास था, वेलेस्ली जैसा योग्य गवर्नर जनरल था। वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली ने बहुत सारे युद्ध जीते मराठों से, मैल्कम ने युद्ध जीते, तो उसके पास जितने लोग थे वो काफी योग्य थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अयोग्य नेतृत्व ने भी मराठों को पतनशील बनाया। क्लियर? ये सारी बातें लिखी हुई है मटेरियल्स में। उसके बाद मराठों का सामाजिक संरचना यह भी उत्तरदायी था। मराठों का सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना यह भी अकाउंटेबल था किसके लिए? मराठों के पतन के लिए। ये सोशल स्ट्रक्चर्स क्या है, जरा आप खुद एक आध दो सेंटेंस बता सकते हैं कि कौन सा सोशल स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से मराठों का पतन हुआ? चूंकि इससे अंतर संबंधित चीज हम लोग पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। क्या हो सकता है? समाज का सुदृढ़ नहीं था मराठी। हाँ ठीक है, तो कैसे नहीं था? देखिए, हम लोग पढ़े हैं ना मराठों के उदय में एक काउस के भक्त संतों का योगदान, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, रामदास, तुकाराम, वामन पंडित। क्या किया था इन लोगों कि मराठवाड़ा का जो भौगोलिक परिदृश्य था उसके वजह से हर दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में जो मराठे रह रहे हैं वो उधर वाले क्षेत्रों के मराठों से संबंध नहीं रखते थे, मतलब स्थानीयता की भावना पाई जाती थी। इसलिए मराठे बिखरे हुए दाने थे या बिखरे हुए तिनके थे। इन बिखरे हुए दानों और बिखरे हुए तिनकों को किसने एक किया? तो दो लोगों ने एक किया, एक मराठा भक्त संतों ने और दूसरा शिवाजी। तभी मराठा एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। लेकिन पेशवाओं के काल में इस पर कोई काम नहीं हुआ। किस पर? जो काम भक्त संत करके चले गए थे, जो काम शिवाजी करके चले गए थे, तो वो तो भौगोलिक बाधा अभी भी बनी हुई थी ना, वो तो खत्म नहीं हुई थी। तो जब काम उस पर नहीं किया गया तो फिर क्या हुआ कि पुनः जो है वो मराठे जो है बिखरने लगे। बिखरे तभी ना चार सरदारों ने चार अलग अलग रियासत की स्थापना कर ली।
अगर एकीकृत पब्लिक होती तो वो बोलता रहे कि नहीं हम पेशवाई का नेतृत्व मानेंगे, तुम्हारा नेतृत्व नहीं मानेंगे। जन समर्थन चाहिए ना भाई, तो चाहे होलकर हो, गायकवाड़ हो, भोसले हो या सिंधिया हो, इसको जन समर्थन मिला होगा तब न ये अपने अलग से राज्य की स्थापना की, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो सामाजिक एकता का जिस सामाजिक एकता की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था, वो पेशवाओं के दौर में सामाजिक समरसता या एकता समाप्त हो गई, और इस कारण से भी मराठों का जो है वो पतन हुआ। क्लियर? अब देखिए साहब, अगला जो 5वां पॉइंट है, आर्थिक स्थिति की अवहेलना, या कह लीजिए कि आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। इतिहास का ये एक बहुत बड़ा सत्य है, काट सत्य है, कि इतिहास ये मानता है, खासतौर से जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, साम्यवादी हिस्टोरियन है, कहते हैं कि इतिहास की सारी घटनाएं जो है अर्थव्यवस्था से संचालित होती है। अगर अर्थव्यवस्था का हस्तक्षेप नहीं हो तो कोई घटना घटेगी नहीं, जब घटना नहीं घटेगी तो इतिहास नहीं बनेगा। तो खैर, मार्क्सवादी विचारधारा का ये अपना नजरिया है, वो पूर्णतः तो सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ सच्चाई है उसमें। यहां पर मराठों के पतन में यह अकाट सत्य है कि इकोनॉमिक कॉज ने भी महती भूमिका पिवटल और अदा की। कैसे? तो मराठवाड़ा जो क्षेत्र था वो अधिक उपजाऊ क्षेत्र नहीं था। इस वजह से जो मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे, उनको अपने क्षेत्र से अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी, और जब अधिक राजस्व की प्राप्ति नहीं होती थी तो फिर उसका असर उनके सैनिक सामर्थ्य पर पड़ता था या उनके शासन कार्यों पर पड़ता था, वो उतना मजबूत नहीं हो पाता था। तो मराठों को मौका मिला कब? तो बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव के समय में, कि जब एक्सपैंड कर गया मराठा साम्राज्य, जब वो उपजाऊ भूमियों में भी उनका अधिकार हो गया, तो तब तो उनको राजस्व अधिक मिल रहा था, तो उस समय अपना आर्थिक समृद्धि नहीं किया मराठा, उस समय इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस नहीं बने, उस समय भी एक लूट का धंधा कायम रखा। जब पैसा की आवश्यकता हुआ लूट लिए, कर्ज ले लिए। अस्थायी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का मराठों ने नहीं किया, और अस्थायी व्यवस्था नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं कि जिस प्रकार की सैनिक शक्ति का सामना उनको करना था, यानी अंग्रेजों का, उनकी तुलना में उनके पास सैनिक सामर्थ्य जो है विकसित नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना धन ही नहीं था, और अंग्रेज लोग धन की व्यवस्था इसी धरती से कर रहे थे, इसलिए उनके पास पूरा पूरा सामर्थ्य था। तो आर्थिक रूप से संपन्न न बनना भी मराठा साम्राज्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। क्लियर? उसके बाद अगला है सैनिक दुर्बलता। जहां तक सैनिक दुर्बलता का प्रश्न है, तो मराठा सेना बहुत तरीके से अपने विरोधी सेना के तुलना में जो थी वो निम्नतर थी। कैसे? कि मराठे एक विशेष युद्ध कला के अभ्यस्त थे, और वो युद्ध कला जो था वो गोरिल्ला वारफेयर था। जो भी पर्वतीय ये पठारी भाग होता है ना, वहां जो लोग भी रहते हैं वो गोरिल्ला वारफेयर के अभ्यस्त रहते हैं, यानी सामने सामने नहीं लड़ना, बल्कि छुप के बैठे रहते हैं, और फौज आई तो पत्थर रखे हुए हैं या और कुछ तीर लेके बैठे हुए हैं, और ऊंचाई से उस पर आक्रमण कर दिया। तो कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति होती है, ऐसी स्थिति में पराजित हो जाती है। तो बड़ा खुश होते थे। लेकिन जब साम्राज्य का विस्तार किया तो जहां तो मैदानी क्षेत्र था, और मैदानी क्षेत्र में लड़ने में ये अभ्यस्त नहीं थे। तो मैदानी क्षेत्रों में जिन लोगों को इन लोगों ने पराजित किया वो पूरी तरीके से शक्तिहीन थे,
उनके पास कोई शक्ति ही नहीं थी। खलिया के व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसके डर से जो उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो मुगल क्या थे, मुगल लड़ सकते थे किसी से। तो जो भी मुगलों के समय में दिल्ली आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह आया, मराठे आए, तो कहां युद्ध हुआ? मुगल दंडवत, हाँ हुजूर ठीक है, आप ही मेरे माई बाप। तो युद्ध तो हुआ नहीं मैदानी क्षेत्र में। युद्ध कब हुआ? तो अंग्रेजों से हुआ, और वो पूरी तरीके से मैदानी युद्ध में सक्षम थे। तो इसलिए जो है वो मैदानी क्षेत्र में लड़ने का प्रयास माने प्रैक्टिस नहीं किया मराठों ने, और मैदानी क्षेत्र में लड़ने के पूरी तरीके से अभ्यस्त थे अंग्रेज। तो इस वजह से हार हुई। प्लस जो युद्धास्त्र थे, तो वो युद्धास्त्रों में भी निम्नता थी। हालांकि ग्वालियर के सिंधिया ने तोप गोला बारूद बनाने का कारखाना लगाया विदेशियों से, लेकिन वो उस क्वालिटी का नहीं बन पाया जिस क्वालिटी के तोप बारूद बंदूक जो थे वो अंग्रेजों के पास थे। तो यहां भी उनकी सैनिक क्षमता जो है वो निम्नतर हुई। तीसरा कॉज ये है सैनिक क्षेत्र में कि उन लोगों ने फ्रांसीसियों पर मराठों ने ज्यादा विश्वास किया, और ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि युद्ध जब शुरू हुआ तो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से घूस लिया और भाग गए, साथ नहीं दिया या निष्क्रिय रहे। तो जिन पर आपने भरोसा किया वो साथ नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा कि नहीं? तो सैनिक क्षेत्र में ये 2-3 पॉइंट है जिस कारण से मराठे जो है अंग्रेजों की तुलना में दुर्बल साबित। अब उसके बाद अंतिम है गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। क्या चीज? गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। तो देखिए, ये सिर्फ मराठों के पतन या अंग्रेजों के उत्थान के परिवेश में ये बात नहीं है। ये बात सभी पर आज भी, पहले भी लागू होती थी। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी ये बात लागू है कि आदमी वो जो दूसरों के बारे में जानकारी रखता है, व्यवस्था के बारे में जानकारी रखता है, घटनाओं के बारे में जानकारी रखता है, वो व्यक्ति ज्यादा सफल होता है। और जो बिना जानकारी रखे हुए संबंधों का निर्धारण करता है या कोई कृत्य करता है, उसमें सफलता असफलता के संभावना बराबर बराबर होता है। तो साम्राज्यों में या राजनीतिक व्यवस्था में अपोनेंट की घटनाओं का जानकारी जो देश या साम्राज्य रखता है, वो युद्धों में ज्यादा सफल होता है। और जो देश या साम्राज्य अपने विरोधी या दूसरे देशों के आंतरिक बातों की जानकारी नहीं रखता है, तो वो युद्ध में सफल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आंतरिक बातों की जानकारी होने से शत्रु के वास्तविक स्थिति का पता चलता है, उसके शक्तियों का पता चलता है कि शत्रु बहुत शक्तिशाली है। तो अगर ये पता चल गया तो आप अपनी तैयारी भी बढ़ाइएगा। पता चला गुप्तचरी के माध्यम से कि शत्रु बहुत शक्तिहीन हो गया है, तो फिर उसी जगह पर आक्रमण कीजिएगा तो फौरन आपको जीत मिल जाएगी। तो इसलिए किसी भी अपोनेंट का, विरोधी की बातों की जानकारी रखना सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है, स्टैंडर्ड है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो है स्पाइंग, गुप्तचरी। स्पाइंग और गुप्तचरी के बारे में जहां तक हम इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि अंग्रेजों का गुप्तचरी ज्यादा श्रेष्ठ था और मराठे गुप्तचरी करते ही नहीं थे। इसलिए मराठों के आंतरिक मामले के बारे में अंग्रेजों को पूरी जानकारी रहती थी। इसीलिए एक मराठा सरदार का दूसरे मराठा सरदार से हमेशा लड़वाते रहते थे। वो अंग्रेजों में भी बहुत सारी कमियां थी, कमी थी नहीं। वारेन हेस्टिंग्स और आपने देखा कि क्या बोलते हैं,
बंबई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसके बीच विवाद पैदा हो गया था, लेकिन इस विवाद से मराठों ने कोई लाभ नहीं उठाया। तो इस तरीके से गुप्तचरी व्यवस्था में भी निम्नतर स्थिति होने के कारण मराठे जो है वो पराजित। तो कहना यह कि और भी आप बुक पढ़िएगा यदि, तो हमने तो 7 पॉइंट बताया, आपको और भी पढ़ने के क्रम में कुछ लगेगा तो आप इसमें ऐड करते हुए चलिए। क्योंकि कॉज अगर पूछता है तो कॉज में जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉज को शामिल कीजिएगा उतना मार्क्स उठेगा। इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहते हैं अंत में कि मान लिया जाए आपसे आंग्ल मराठा युद्ध पूछता है परीक्षा में, या आंग्ल मराठा संबंध पूछता है, दोनों का तो जवाब एक ही होगा। तो इसको लिख देते हैं आप, तो मराठों का पतन के कॉज भी साथ में लिखना पड़ेगा कि क्यों तीनों बार हारे हो, तीनों युद्धों में मराठों की क्यों पराजय हुई। अगर नहीं भी पूछता है तो भी आप लिखेंगे, तो आप बोलेगा सर तो सब समय तो इसी में चल जाएगा। उसके तरीके पूछा तब तो कोई बात नहीं है, लिखना ही है, नहीं भी पूछा तो भी लिखना, तो कैसे, तो उसमें यही 7, 8, 10 पॉइंट सिर्फ लिख देंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट ही पूछा कि कारणों का एक्सप्लेनेशन कीजिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कारणी का एक्सप्लेनेशन कीजिएगा, तब क्या कीजिएगा कि कम से कम एक पैराग्राफ जो है उन 3 युद्ध जो हुए थे उन 3 युद्धों के बारे में भी लिखिए कि प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसमें कौन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी संधि हुई, उसका पूरा डिटेल्स नहीं, सिर्फ नामकरण। और उसमें आप लास्ट में एक सेंटेंस लिखिए कि मराठे जो है पराजित हुए और इस पराजय के लिए निम्न कारण उत्तरदायी। तो प्रश्न क्या पूछेगा, उसका आंसर किस ढंग से सजेगा, यह भी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरीके से छात्रों हम लोगों ने कठिन और सर्वसाध्य प्रयत्न के बाद मराठा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोगों ने खत्म किया। अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो 2 टॉपिक और उठाएंगे, एक मैसूर और दूसरा सिख। थैंक यू।